देखिए, आपने सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग किया है। टेररिज्म हमें आई थिंक है ना, हम लोग जब ये क्वेश्चन करते हैं कि टेररिज्म क्या है, टेररिज्म के रूट्स क्या है, जैसे ना, तो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि हम गलत एक उसको फोकस कर रहे हैं, हमारी प्रायोरिटीज डिफरेंट होनी चाहिए। बिकॉज टेररिज्म अपने आप में देखा जाए तो एक टैक्टिक है, मतलब जो है ना, देखिए, जब एनिमी दो तरह से जो है ना, या तो सेनाएं जंग करती हैं, जैसे ना प्रॉपर आर्मी होती है किसी कंट्री की, वो वॉर करके आके कॉन्कर करती है। जब एक एनिमी उतना स्ट्रांग नहीं होता है और जब उसके पास उस तरह के संसाधन नहीं होते हैं, तो वो टेरर टैक्टिक्स यूज करता है। टेरर टैक्टिक्स मतलब ये कि एक सरप्राइज एलिमेंट से अटैक करना और सिविलियंस को टारगेट करना या फिर आर्म फोर्सेस पर्सनल को टारगेट करना और उसमें एक भय पैदा करना, भय की स्थिति। और सबसे बड़ी बात इसमें, इसको खास बात इसकी ये है कि इसमें एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज होता है और उसका उसके कारण किसी को पता नहीं होता है। तो उसके कारण होता है कि जो भी अटैक होता है बड़े एक आश्चर्यजनक रूप से एक स्तंभित करने वाले फॉर्मेट के अंदर होता है और पीपल आर टेकन कंप्लीटली अनअवेयर्स उस वक्त और कैजुअलिटीज ज्यादा हो जाती हैं। अब इसमें एक और फैक्टर ये आता है कि सपोज किसी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर ही एक टेररिज्म की प्रॉब्लम है ना, और उसमें लोकल पॉपुलेशन इन्वॉल्व है, तो उसको टैकल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आप लोकल पॉपुलेशन में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन टेररिस्ट है कौन टेररिस्ट नहीं है। और कोई भी एकदम से आकर के कहीं भी अटैक कर देता है, किसी पर्टिकुलर समुदाय के कम्युनिटी के लोगों को मार देता है, तो वो भय की स्थिति क्रिएट हो जाती है। और इनका पर्पज ये होता है टेरर टैक्टिक को यूज करने के पीछे, जो हमें दिखता है वो तो ठीक है, चलो एक है ही, आपने 4 लोग मार दिए 5 लोग मार दिए, मगर 4 या 5 लोगों को मारना ही उसका अंतिम उद्देश्य नहीं है टेररिस्ट का। उसका अंतिम उद्देश्य है उससे ऑप्टिक्स जनरेट करना। जब उसको मीडिया कवरेज देगा कि साहब यहाँ फला टेररिस्ट घटना हुई और इसके अंदर इतने लोग मारे गए, और एक नेशनल लेवल की न्यूज बनेगी और इनको अटेंशन मिलेगा, सरकार का अटेंशन मिलेगा, इंटेलिजेंस एजेंसीज का अटेंशन मिलेगा, हमारी जो पुलिस फोर्सेज है उनका अटेंशन मिलेगा, ग्लोबल मीडिया का अटेंशन मिलेगा, वो इनका मेन उद्देश्य होता है। तो ये तो बात रही टेररिज्म की। जब हम बात करते हैं कि टेररिज्म है क्या, फॉर मी एक ये एक टैक्टिक है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि हमें इसको थोड़ा सा और इसको प्रश्न को आगे बढ़ाना चाहिए और हमें ये देखना चाहिए कि हम किस टेररिज्म की बात कर रहे हैं, उसके पीछे विचारधारा क्या है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है अगर हम टेररिज्म को एज ए नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज या थ्रेट के रूप में समझना चाहते हैं। तो अब भारत में अगर आप देखें तो ये है कि हम लोग भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, वैसे तो ये एक ग्लोबल इशू है और टेररिज्म की जो टेक्टिक है वो कई सालों से जो है सर, सदियों से यूज की जा रही है। एक वेस्ट एशिया में, यूरोप में भी, वहां पर एक हसान सिंह नाम के एक कल्ट हुआ करता था जो इस तरह से लोगों को मारते थे और अपना टेररिज्म का कहते हैं टैक्टिक्स यूज करके लोगों पर अटैक करते थे। इंटेलिजेंस एजेंसीज शुरुआत से कोवर्ट अटैक्स करवाती रही हैं, तो वो एक अलग चीज है ना, वो लंबा विस्तृत फील्ड हो जाएगा। हम अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे भी हमारे लिए टेररिज्म क्या है और नेशनल सिक्योरिटी को चैलेंज और थ्रेट कैसे है। तो भारत के संदर्भ में अगर आप देखें तो यहाँ पर टेररिज्म दो तरह की विचारधाराओं से निकल के आता है। एक है रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म और एक है आपका आइडियोलॉजिकल एक्सट्रीमिज्म से। अब आइडियोलॉजिकल एक्सट्रीमिज्म के अंदर अगर हम बात करें तो वो उसमें ये जो नक्सलाइट वगैरह, जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीम मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट थॉट से जो निकल के जो विचारधारा आती है और उससे जनरेट होकर के जो ग्रुप्स, टेररिस्ट ग्रुप्स बने, मोस्टली आपका जो जो झारखंड छत्तीसगढ़ वाला बेल्ट है, पूरा जो रेड कॉरिडोर जिसको हम कहते हैं, इसके अंदर ये लोग आते हैं। और सेकेंडली जब हम रिलीजियस टेररिस्ट ग्रुप्स की बात करते हैं तो उसमें 90% जो है पूरा जो लैंडस्केप जो है रिलीजियस टेररिज्म का, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि विदेशों में भी उसको ऑक्यूपाई कर रखा है इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप्स के अंदर, जैसे उन लोगों ने, है ना। और उसके अलावा अगर भारत के अंदर हम बात करें तो कुछ हद तक जो है बीच में जो खालिस्तान टेररिस्ट ग्रुप्स वगैरह थे वो भी एक्टिव थे, जैसे उनका भी एक पर्टिकुलर फेज के अंदर रोल रहा है, बट ज्यादातर जो है ना टाइम वाइज और एरिया वाइज जो है ना कंट्री वाइड स्पैन, वो मोस्टली इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप्स का ही रहा है। अब वैसे तो मैं तो हम चाहें तो इन सभी इश्यूज पर बात कर सकते हैं, बट मेरा पर्टिकुलर फोकस रहा है इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप्स के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। तो मैं इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर उस चीज को एड्रेस करना चाहूंगा, बिकॉज भारत के लिए अभी और आने वाले समय के अंदर ये जो इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप्स हैं और इनसे जनरेटेड जो प्रॉब्लम्स है, ये एक मेजर थ्रेट बनकर के सामने आने वाली है। और एक संभावना इसके फ्रिंजेस में ये भी है कि शायद ये जो है खालिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप्स जो हैं या खालिस्तानी जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं उनके साथ में, और जो मार्क्सिस्ट एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं उनके साथ में अलाइन भी करें। तो उस विषय को भी मैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट मैं थोड़ा सा उसको भी एड्रेस करूंगा।
अब हम बात करते हैं मोस्टली जो है इस्लामिक टेररिस्ट उसकी ग्रुप्स की और इस्लामिक जो एक्सट्रीमिज्म की आइडियोलॉजी है जो उसकी। वैसे सबसे ज़रूरी ये है कि टेररिज्म की जो रूट्स क्या हैं, इस्लामिक टेररिज्म की हम बात करते हैं ना, तो अभी तक जनरली हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस भी जो थी, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज भी जो थी और जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है भारत की, जो रणनीतिक कम्युनिटी है, वो मोस्टली उनका जो फोकस जो रहा वो किस पर रहा, जो टेररिज्म की जो घटनाएं हो रही हैं, कहीं कोई आतंकवादी घटना हो गई, कहीं कुछ हो गया है ना, उन चीज़ों के ऊपर फोकस रहा। और लेकिन कभी भी उन्होंने जो रेडिकलाइजेशन जो है, जो आइडियोलॉजिकल पार्ट जो है इसका, उसके ऊपर कभी इतना ध्यान नहीं किया दरअसल। खास तौर से 2014 2015 के बाद ही जो है ना रेडिकलाइजेशन के ऊपर ध्यान हमने देना शुरू किया। और उसके कारण एक्चुअली हम लोगों ने कई चीज़ों को मिस आउट भी बहुत किया है। बिकॉज किसी भी एरिया में कोई टेररिस्ट जो है मूवमेंट या टेररिस्ट ग्रुप्स ऐसे नहीं पनपते, उसके पीछे एक बहुत मेजर आइडियोलॉजिकल मूवमेंट होता है जो कई डेकेड्स तक चलता है, उसके बाद वो ग्रुप्स वहां पर आते हैं। मसलन हम एग्जांपल लेते हैं जम्मू एंड कश्मीर का। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर लोग कहते हैं साहब मिलिटेंसी की शुरुआत 89-90 के अंदर हुई। मैं इसको गलत मानता हूँ। ठीक है, मिलिटेंसी की शुरुआत जो जाहिरा तौर पर जो दिखते हुए हुई थी, जो घटनाएं इंसिडेंट्स हैं वो 89-90 में, लेकिन उसका जो बैकग्राउंड वर्क जो था, बैकग्राउंड वर्क आता है इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी के अंदर, वो बहुत पहले से 1942 में जमाते इस्लामी की शुरुआत हुई कश्मीर के अंदर, शोपियां के अंदर। और जमाते इस्लामी धीरे धीरे जो है लोगों के दिमाग में जो एक इस्लामिक कट्टरता का जो जो आइडिया जो है, पॉलिटिकल इस्लाम का, मौदूदी थॉट का, जिसके बारे में बात करूंगा अभी, वो लोगों के दिमाग में धीरे धीरे ये लोग इंजेक्ट करते गए। कश्मीर के अंदर जनरली सूफी इस्लामिक थॉट था, जिसके ऊपर कई सारा इन्फ्लुएंसेस शैव धर्म का भी था, आपका शैव थॉट्स का, बुद्धिज्म का भी इन्फ्लुएंस था, और भी कई तरह की जो हिंदू प्रैक्टिसेस थी उनका इन्फ्लुएंस था। मैं यहाँ पर ये नहीं कहूंगा कि जो वहां पर इस्लामिक जो कम्युनिटी जो थी या इस्लामिक थॉट जो प्रिवेल कर रहा था वो पूरी तरह से लिबरल, मॉडरेट, सेक्युलर था या एट पीस विद आपका जो हिंदू या कश्मीरी पंडितों के साथ में था, ऐसा नहीं है। शुरुआत से ये स्ट्रगल्स चल रहे थे। और जो 89-90 के अंदर जो कश्मीरी पंडितों को निकाला गया वो कोई पहली घटना नहीं है, उससे पहले भी, उससे पहले जो सदियां जो थी उसमें भी कश्मीर के अंदर रेगुलरली हिंदूज का कन्वर्जन हुआ है। पिछले 600-700 सालों के अंदर हिंदूज के ऊपर या नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज के ऊपर जो है अत्याचार भी हुए हैं, उनको बाहर भी निकाला गया है। और बीच में जब जो है आपका सिख रूल जब आया, बाद में डोगरा रूल जब आया, तब थोड़ा सा नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज की कंडीशन बेटर थी। बट जमाते इस्लामी के फॉर्मेशन के बाद 1942 के बाद धीरे धीरे वापस वही मुस्लिम वर्सेस नॉन मुस्लिम प्रॉब्लम वहां पर सिवियर होने लगी। और जमाते इस्लामी एक ऐसे थॉट को वहां पर लोगों में डाल रही थी जिसको हम कह सकते हैं द थॉट ऑफ पॉलिटिकल इस्लाम, जिसके जनक थे मौलाना मौदूदी हमारे साउथ एशिया के अंदर। और उसका बेसिक आइडिया ये है कि समाज के हर एस्पेक्ट को, मतलब चाहे वो गवर्नेंस हो, चाहे जुडिशियल पार्ट हो, चाहे पुलिस हो, चाहे आपके सोशल लॉज हो, मैरिज लॉज हो, हर चीज को इस्लाम के थ्रू ही रेगुलेट किया जाना चाहिए। उसका उद्देश्य ये था, मतलब उस विचारधारा के अंदर। और कहते हैं व्यक्ति की पर्सनल, निजी से निजी लाइफ की, वो क्या खाएगा, क्या पहनेगा, कैसे रहेगा, कितनी शादियां करेगा, हर चीज इस्लाम के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। और उसके अंदर सेक्युलर लॉ का या नेशन स्टेट्स का, जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका कोई स्थान नहीं है उसके अंदर। और फिर उसके अकॉर्डिंग ये भी है कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको धिम्मीज का, काफिर का दर्जा दिया जाएगा और उनका स्टेटस एक इंफीरियर स्टेटस होगा। ये पॉलिटिकल इस्लाम का थॉट है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन था जमाते इस्लामी, जो कि आज भी कश्मीर के अंदर जो टेररिज्म की बैकबोन माना जाता है, जिसको 2016 में जो अनरेस्ट हुआ उसके पीछे जो रीढ़ की हड्डी थी जमाते इस्लामी थी। हालांकि 2019 में इसको बैन कर दिया गया, बट फिर भी ये इंटरनल लेवल पर बहुत स्ट्रांग है और काफी स्ट्रांग है। विल टॉक अबाउट इट। बट जो मेरा ये कहना है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन था वो बेसिकली, इसको ये भी कहा जा सकता है कि जो इजिप्ट के अंदर जो मुस्लिम ब्रदरहुड जो था, उसका एक साउथ एशियन रूपांतर या साउथ एशियन कजिन आप कह दें। तो आप एक लिंकेजेस आप देख सकते हैं। वो भी उसी तरह की विचारधारा वहां पर सैयद कुतुब हसन अल बन्ना वगैरह प्रोपोगेट कर रहे थे, जो कि हर चीज को इस्लामिक थियोलॉजी और शरिया के अकॉर्डिंग गवर्न करने वाली बात थी। और यहाँ पर मौलाना मौदूदी भी वो कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली कश्मीर के अंदर ये लोग धीरे धीरे पेनिट्रेट करते गए, जिसके अंदर जो है
अब शुरुआत में तो ये भी रहा 1950-60s के अंदर, वहां पर शेख अब्दुल्ला और इनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस वगैरह, ये लोग डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी थी। हालांकि शेख अब्दुल्ला भी, उनको मैं प्योरली सेक्युलर या मॉडरेट तो नहीं कहूंगा, उनकी उसमें भी इस्लामिस्ट ओवरटोन्स थे, रिलीजियस काफी डोमिनेंट चीजें थी उसके अंदर, और उनका भी एक कट्टरता का फ्लेवर आता था। परंतु जमात इस्लामी उनके खिलाफ थी, जमात इस्लामी, क्योंकि जमात इस्लामी को लगता था कि वो सबसे बड़े चैलेंज हैं, तो उनको हटा करके ही वो लोग आ सकते हैं। और कुछ हमारे दिल्ली के जो शासक उस वक्त थे, खासतौर से जो कांग्रेस की गवर्नमेंट, उनकी एक जो कहते हैं ना छोटी दृष्टि, आप ये कह दीजिए पॉलिटिकल गेन्स के लिए या अपने फायदे के लिए, उन्होंने शेख अब्दुल्ला को हटाने के लिए जो है वैसे और जमात इस्लामी को स्ट्रॉन्ग करना शुरू किया अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए। अब उससे हुआ ये धीरे धीरे कि जमात इस्लामी तो और ज्यादा, शेख अब्दुल्ला भी डेफिनेटली एक उनके अंदर कट्टरता का और वो सारा जो उनका जो प्रोजेक्ट जो था वो इस्लामिस्ट प्रोजेक्ट था, एक्सट्रीमिस्ट प्रोजेक्ट, लेकिन जमात इस्लामी तो उनसे भी कई हजार गुना आगे थी। अब वो आगे आती गई, और उसके बाद फाइनली शेख अब्दुल्ला की जब डेथ हुई, आपका 79-80 के आसपास हो, 79 के अंदर तो काफी क्रैकडाउन भी किया था उनकी गवर्नमेंट ने जमात के अगेंस्ट, बट उनकी डेथ के बाद एक पॉलिटिकल वैक्यूम आ गया कश्मीर के अंदर 80s के अंदर, ये अर्ली 80s की हम बात कर रहे हैं। और उसके अंदर जमात इस्लामी ने बहुत जोरों शोरों से काम करना शुरू किया, और समाज के हर तबके पर, हर जिले के अंदर, हर जगह पर अपनी इकाइयां, अपनी यूनिट्स बनानी शुरू कर दी, और लोगों को पहले तो यतीम खाने खोल दिए, लोगों की मदद करना शादी ब्याह के अंदर, सोसाइटी के अपने समाज सेवा के अंदर, उसके थ्रू लोगों का दिल जीता। और फिर जो है अपने वहां पर लोग रिक्रूट करने शुरू कर दिए, जिनको ये लोग कहते हैं रुकून, जो कि उनके कार्यकर्ता जैसे होते हैं। और फिर जो है उन्होंने एक एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा, कि भाई जो है भारत के खिलाफ आप बात करिए, पाकिस्तान हमारा सबसे बड़ा हितैषी है, और यहाँ पर जो है ना नॉन मुस्लिम्स के लिए कोई जगह नहीं है, उनको मार दीजिए, उनको परसिक्यूट कीजिए, इस तरह की विचारधारा उन्होंने वहां पर फैलाई। और उसके अंदर ही उनको सपोर्ट मिल गया मुफ्ती मोहम्मद सईद और महबूबा मुफ्ती जैसे पॉलिटिकल लीडर्स का। 1986 के अंदर अनंतनाग में जब मुफ्ती मोहम्मद सईद जब प्रचार कर रहे थे आपका कांग्रेस के लिए तो उसमें उनके साथ नजमा हेपतुल्ला, इलेक्शन ऑब्जर्वर, मतलब कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही वहां पर थी। और वहां पर ये देखा गया था कि मुफ्ती मोहम्मद सईद कश्मीरी में जो बात कर रहे थे रैली के अंदर, वो कश्मीरी पंडितों के खिलाफ थी, और बड़ी प्रोवोकेटिव और भड़काऊ और जो है ना धार्मिक कट्टरवाद वाले बयानबाजी कर रहे थे वहां पर कहते से। इनफैक्ट उनके कुछ जो पार्टी के सिंबल्स वगैरह भी जो यूज कर रहे थे वहां पर से अपने उसमें कैंपेन के अंदर, वो भी कुछ उसी तरह के कट्टरवाद वाले ही थे। और आपने और 1986 के अंदर अनंतनाग के अंदर कश्मीरी पंडितों की किलिंग हुई वहां पर, ये सिलसिला वहां से शुरू हुआ है। उसके बाद फिर और जमात इस्लामी स्ट्रांग होती गई। फिर जमात इस्लामी ने अपना एक पॉलिटिकल ग्रुप, जिसको हम मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट कहते हैं, जिसके सभी ये लोग सैयद अली शाह गिलानी और ये सैयद सलाउद्दीन वगैरह ये लोग मेंबर थे। इन लोगों ने वहां पर इलेक्शन वगैरह लड़े, और इनका एक बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट कट्टर एजेंडा था। उस इलेक्शन के बाद हालांकि ये लोग कश्मीरी काफी कहते हैं कि उसमें फ्रॉड हुआ, रिगिंग हुई। अभी तक कोई एक प्रमाणित रूप से तो ये नहीं कहा जा सकता, परंतु ये भी कोई बहुत बड़ा एक्सक्यूज नहीं है कि आप इसको आधार मान करके आप कहते हैं कि साहब कश्मीर में टेररिज्म की शुरुआत ही उससे हुई। आपको कई सारे ऐसे स्कॉलर, ऐसे चिंतक, विचारक मिलेंगे जो ये कहेंगे, और कश्मीर से खासतौर से, कि जनाब देखिए वो जो इलेक्शन में जो रिगिंग हुई उसकी वजह से कश्मीर में टेररिज्म की शुरुआत हुई क्या। मैं इस बात को सिरे से खारिज करता हूं। अब बात यह कि देखिए, ठीक है, इलेक्शन की रिगिंग हुई या नहीं हुई, प्रमाणित रूप से तो कहा नहीं जा सकता, ये अभी भी जांच का विषय है, और देश की एजेंसी इसमें जांच करे, जो भी करे, ये हमारा विषय नहीं है। परंतु अगर हम मान के चलते हैं हाइपोथेटिकली अगर हुई भी है, तो क्या ये कोई जस्टिफिकेशन है कि उसके कारण जो है हजारों लोग हथियार उठा लें और ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करें जिसका प्रोजेक्ट ही नॉन मुस्लिम्स को मारना हो, हिंदुओं की हत्याएं करना हो, और देश विरोधी कार्य करना हो, और शरिया लॉ लगाना हो? ये तो नहीं हो सकता ना। वो जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुए इसके बाद, हिजबुल मुजाहिदीन, जिसको जमात इस्लामी का एक कह सकते हैं एक वायलेंट आर्म कहा जा सकता है, कह सकते हैं एक अभिन्न अंग आप कह दीजिए, वो सिर्फ इस घटना से तो शुरुआत नहीं हो सकती ना उसकी कि इलेक्शन में रिगिंग हुई। दरअसल बात यह थी कि जमात इस्लामी ने वर्षों से, जो डेकेड से वहां पर जो कट्टरवाद का जो जहर वहां फैलाया था, लोगों के दिमाग में वो घर करता गया, घर करता गया, उसके कारण वहां पर टेररिज्म की शुरुआत हुई। और इन सब चीजों को पाकिस्तान ने खूब पाला पोसा, अपना पीछे पैसा लगाया, अपने लोग भेजे, क्योंकि पाकिस्तान ये जानता था कि कश्मीर के अगर भारत से लेना है
कश्मीर ने बाय चॉइस भारत के साथ आए थे। कश्मीर वहां पर जो हमारे साथ जो एक्सेशन किया था, वो एक अलग बात है कि इनका जो शेख अब्दुल्ला की जो है इस तरह से अपने ड्रीम्स थे कि हम इसको आज़ाद कर दें, और उनका कुछ मोहम्मद अली जिन्ना के साथ उनकी विचारधारा नहीं भी मिलती थी, कुछ आपसी ईगो के भी इश्यूज थे इधर से, वो एक अलग चीज़ है। परंतु उन्होंने भारत के साथ जो इंटीग्रेट किया था, वो उनकी भी इच्छा थी, और महाराजा हरि सिंह की उनकी भी इच्छा थी भारत के साथ इंटीग्रेट करने की। और महाराजा हरि सिंह को हमने लंबे समय तक एक विलेन बना करके रखा, और अभी जो लेटेस्ट रिसर्चेस जो सामने आ रही हैं, अभी जैसे किरण रिजिजू जी ने भी एक आर्टिकल लिखा है जिसके अंदर बताया कि महाराजा हरि सिंह और उनके जो दीवान जो थे मेहरचंद महाजन, वो तो बहुत लंबे समय से भारत में शामिल होना चाहते थे, लेकिन नेहरू जी चाहते थे कि वो शेख अब्दुल्ला को जेल से रिहा करें और उनको प्रधानमंत्री बनाए कश्मीर का, तभी उन भारत में शामिल करेंगे इसको, कश्मीर रियासत को। तो वो लंबा टलता गया, उसके कारण पाकिस्तान ने कश्मीर के अंदर अटैक भी किया, है ना, और कुछ पार्ट कश्मीर का छीन लिया।